देखिए, आज आपके सामने खेती का एक सत्य, ठीक है ना, खेती का सत्य समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा बारीकी से समझना। बहुत साल पहले जब खेती में कोई विज्ञान नहीं था, खेती में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे देश के सारे लोग, पूरी दुनिया में जो खेती करते थे उस खेती का नाम प्राकृतिक खेती था। अज्ञानता में कुछ जानते नहीं थे, ऐसा हम लोग कहते हैं। विज्ञान कहता है कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे। अब हम पढ़ गए हैं तो हम जानने लगे हैं। तो जो जानता है वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ी चीज को, स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे पहले आप देखा होगा कि पहले MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर, जब मास्टर डिग्री नहीं होती थी तो एक MBBS डॉक्टर या एक BMS डॉक्टर हर मर्ज का इलाज करता था, क्योंकि उसकी नज़र में क्या था, आदमी एक है, आदमी एक इकाई है। उसको आँख में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, पैर की हड्डी टूट गई है, सारा इलाज वही करता था। लेकिन जब विज्ञान और आगे चला तो हड्डी का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, मेरे डॉक्टर हो गए। तो क्या हुआ, एक आदमी और बहुत से डॉक्टर, ऐसे ही एक जमीन, एक खेती, एक विज्ञान, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में इतना तोड़ा कि सब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपके सामने मैंने कुछ चीज लिखी है। प्रारंभ में कहा गया कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। देखना आप, विज्ञान यहां से शुरू हुआ। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये हुआ कि भाई पैदावार बढ़ानी है, तो बोले कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो 16 में से ये जो 3 लिखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो नेचर से मिलते थे, नेचर से आज भी मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता था। आज बिजनेस यहां भी शुरू हुआ है, कार्बन को लेके बायोचार, आप नाम सुनते होंगे। बायो यानी कि आप अपने खेत में अरहर का, कपास का, बबूल का जो मोटे मोटे लकड़ियां हैं उनको जलाओ, कोयला बनाओ, पीसो, इसको कहते हैं, और फिर खेत में डालो, बायोचार। कार्बन में भी धंधा शुरू कर दिया। अब यहाँ आइए, कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, निकेल, और ये 16 पोषक तत्वों की जरूरत पौधों को होती है। पिछले ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से आज तक, और यहीं एक शब्द कहा गया, फसलों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। फसलों के लिए संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन करिए। और करने में क्या हुआ, केवल नाइट्रोजन, फास्फेट, इसका रेशियो था 4:2:1, यानी फसलों में इस रेशियो से पोटास की मात्रा 1, फास्फेट की मात्रा 2, नाइट्रोजन की मात्रा 4, इस रेशियो में डालने को कहा गया संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। देखिए आप, हमने 3 ये उठाए और क्या कहा, संतुलित, जबकि हमने नीचे के ये 10 छोड़ दिए। बहुत साल तक हमने 10 की बात ही नहीं की। अब 10 में से कुछ फिर लोगों ने उठाए, बोले अब तुम्हारे खेत में सल्फर की कमी है, तुम्हारे खेत में जिंक की कमी है, तुम्हारे खेत में आयरन की कमी है, तुम्हारे खेत में बोरोन की कमी है।
किसान तो अभी यूरिया डीएपी से ही परेशान था, पोटाश तो उसने आज तक डाली ही नहीं। उसके बाद पता चला सल्फर की भी कमी हो गई, उसके बाद पता चला जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। ये धंधा चला, खूब चला। इसके बाद फिर कुछ लोग आए, बोले यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपको कैसे, जैसे मैंने अभी पहली वाली क्लास में बताया कि जब तक लोगों को डराया नहीं जाएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो बोले तुम्हारे खेत में यार वो दीमक लगी है, आपको नहीं पता था। हम तो उस सनातन संस्कृति के थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे पता था, मैं ज्ञान, यही असली ज्ञान है कि इस यूनिवर्स में, इस धरती में जितने भी जीव हैं, जरा कल्पना करना, चिड़िया है, हाथी है, दीमक है, केंचुआ है, मधुमक्खी है, तितली है, इल्ली है, सांप है, बिच्छी है, गिलहरी है, ये खाना नहीं खाएंगे? ये नहीं खाएंगे? ये भी खाएंगे। तो कहाँ खाएंगे? जब तुम खेती नहीं करते थे, मैंने बोला कि जब इस धरती पर मनुष्य नहीं था तो ये खाना खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? खा रहे थे ना। कहाँ खा रहे थे? यहीं खा रहे थे। अब जहाँ ये खाना खा रहे थे, हम वहाँ पहुँच गए, जंगल काट काट के, चूँकि मेरी पॉपुलेशन बढ़ी तो मैं इनके घर में घुस गया। मनुष्य, अन्य जीव जंतु जहाँ रहते थे वहाँ घुस गया और क्या कह रहा है कि मिस्टर, तुम नहीं खाओगे, तुम नुकसान नहीं करोगे, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो। तो प्रकृति में जाने कितने जीव जंतुओं को टेक्नोलॉजी ने कहा कि ये दुश्मन हैं तुम्हारे। कीटनाशक डालो, कीट, फसल में कोई कीट लगे तो कीटनाशक डालो क्योंकि कीट आपका दुश्मन। कोई बीमारी लगे तो फफूंदनाशक डालो क्योंकि बीमारी तुम्हारी दुश्मन। कोई घास हो गए तो घास तुम्हारी दुश्मन, खरपतवारनाशी रसायन डालो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम आपको प्राकृतिक खेती बता रहे हैं। प्राकृतिक खेती में क्या है, कीट हमारा मित्र है। यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, कीट है और बीमारी है और खरपतवार हैं, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, ये हमारे दुश्मन। हम क्या है, मैंने बोला मनुष्य, जो मनुष्य है वो परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। ये क्या है, धरती का प्रबंधक है, इस बगिया का माली है ना मनुष्य। हम क्या हुए, मैनेजर। तो हमको मैनेज करना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित कब कर पाएंगे, जब मुझको प्रकृति का ज्ञान होगा। और ज्ञान का मतलब क्या है कि इस धरती पर जितनी भी चीज़ें आपको आँखों से दिखती हैं, जितनी भी चीज़ें दिखती, एक ही चीज़ केवल मान लेनी है कि इस धरती पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है। सबके यहाँ होने का कोई ना कोई मकसद है, वो अपना मकसद पूरा कर रही हैं। और तुम्हारा भी कोई ना कोई मकसद है, तो तुम अपना मकसद पूरा करो। चिड़िया कहाँ खाएगी? और अगर अध्ययन करते तो देखते क्या कि पहले जो है, पहले चिड़ियाँ इंसेक्ट को खाती हैं। ये जो बताया गया ना कीट, अगर आपके खेत की मेड़ों पर पेड़ हैं, वहाँ कहीं जलाशय है, आपके खेतों की मेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती हैं, तो पहले काम क्या करती हैं? पहले तो आपकी फसल नहीं है ना, अभी तो मटर नहीं बोई ना। क्या करती हैं चिड़ियाँ? चिड़ियाँ इंसेक्ट खाती हैं। आपके खेत में रहने वाली चिड़ियाँ आपके लिए इतनी वफादार हैं कि ये मेरे किसान का खेत है और यहाँ जो कीड़ा आएगा मैं उसको खाऊंगी। एक वक्त आता है कि जब वो कीड़े सब खा डालती है और आपकी मटर की फली आ जाती है, आपके बाजरा की बाली लग जाती है। अब उस बेचारी ने सारे कीड़े खा लिए, यानी आपकी फसल को बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया है। अब वो भूखी है, क्या खाए?
तो आपके खेत में मटर की फली खाएगी, चने की फसल खाएगी, मक्के के भुट्टे के दाने खाएगी। तो मैंने जब चिड़िया इंसेक्ट खा रही थी तब मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, तब मैंने नहीं देखा। लेकिन जब उसने बाजरा के दाने खाने शुरू किए तो मुझे दिखाई दे गया और मैंने मान लिया कि चिड़िया मेरी दुश्मन है। बस दिक्कत केवल यहाँ हुई, जैसे दीमक के बारे में बोला गया कि दीमक दुश्मन है। दीमक कभी दुश्मन न थी, न है, न कभी होगी। खेतों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, केंचुआ खाता है जिनको, एक दीमक खाती जिनको। देखना, केंचुआ सूखी चीज को नहीं खा सकता। अगर खेत में आपके नमी नहीं है और आपने फसल काट ली है, उसको केंचुआ नहीं खाएगा। केंचुआ तब तक नहीं खाएगा जब तक वो पदार्थ भीग नहीं जाएगा, वो मुलायम नहीं हो जाएगा, तब तक केंचुआ उसमें हाथ। अब परमात्मा का व्यवहार विधान देखो कि कहीं रैन फेड एरिया है, असिंचित क्षेत्र है, जहाँ नमी नहीं है और खर और घासें हैं, फसल का अवशेष पड़ा है, तो उसको कौन खाएगा? दीमक। तो उसको दीमक, सूखे पदार्थ को दीमक खा जाएगी और क्या करेगी? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगी। सूक्ष्म जीव ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे, केंचुआ उसको डिकम्पोज करेगा, या दीमक। तो दीमक कभी भी किसी भी जिंदा पेड़ को नहीं खाती। कोई पेड़ जब सूखने लगता है किसी फंगस के कारण, तो जब पेड़ सूख गया है तब दीमक जाती है उसको खाने। और जब आप किसी से बोलते हो कि साहब मेरे खेत में तो गेहूं के पौधे कुछ सूख रहे हैं, गन्ने में हाँ साहब सूख गए हैं, तो कहता है क्या, उखाड़ के देखो कहीं दीमक तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला, वो पौधा जब सूख गया तब दीमक आई है खाने। तो आपने जब उखाड़ा तो दीमक मिल गई। तो क्या कहा गया? क्लोरोपाइरीफास डालिए। क्यों कहा गया ये इसलिए कहा गया कि जब आप जमीन में क्लोरोपाइरीफास डालोगे तो दीमक मरेगी, केंचुआ मरेगा और सूक्ष्म जीव भी मरेंगे। यही तो चाहते हैं लोग। जैसे मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में, डॉक्टर जब सुबह क्लिनिक खोलता है और गणेश लक्ष्मी के ऊपर जो है अगरबत्ती जला के कुछ ऐसे ऐसे करता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, क्या मांगता है वो ये नहीं कहता हे ईश्वर, हे परमात्मा, दुनिया में कोई बीमार ना हो। क्या ये कहता है? क्या वो कहता है हे परमात्मा कुछ तो कर, मेरा भी तो ख्याल रख, मैं भी तो डॉक्टर हूं। ठीक ऐसे ही वकील, ऐसे ही बनिया। शराब बेचने वाला भी, अफीम बेचने वाला भी जब अपना प्रतिष्ठान खोलता है तो गणेश लक्ष्मी की पूजा करता है, वो भूल जाता है कि मैं जहर बेचता हूं। तो सारी दुनिया क्या कर रही है? अपने अपने धंधे में लिप्त है। प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती का विषय जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल क्या है? प्राकृतिक खेती प्रकृति की व्यवस्था का विषय है और प्रकृति की व्यवस्था के अलावा और यहां कुछ है नहीं। प्रकृति की व्यवस्था। अब जैसे कोई परमात्मा को नहीं मानता तो चलो मत मानो, इसको प्रकृति कहो। जैसे मैं बोलूं कि परमात्मा की व्यवस्था, अब किसी को नहीं हजम हो रहा है तो चलो प्रकृति की व्यवस्था। हम कहें भगवान की व्यवस्था, अब किसी को भगवान पर नहीं यकीन है तो चलो प्रकृति की व्यवस्था। क्योंकि मैंने बोला कि इसी प्रकृति का नाम भगवान है और संपूर्ण प्रकृति में परमात्मा है। परमात्मा तो हर कण कण में है, परमात्मा तो मेरे अंदर भी है। परमात्मा ने अपना अंश जिस दिन वापस बुला लिया ना, मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा एक सेकेंड। तो परमात्मा के बिना तो यहाँ कुछ है नहीं, ऊर्जा के बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था कहती है कि आप खेती कहाँ करते हैं? धरती माँ के ऊपर। क्या आप धरती माँ को जानते हैं? जब मैं कहूँगा क्या आप धरती माँ को जानते हैं तो इतना ही उत्तर मिल पाएगा,
हाँ साहब जानते हैं हमने, क्या होती धरती माँ? अरे धरती माँ साहब वो होती है जिसमें मैं खेती करता हूँ, मेरे पास तो 5 एकड़ है। नहीं, इसके बारे में क्या जानते हैं? अब साहब जमीन है, जमीन के क्या कैरेक्टर होने चाहिए? माँ जब कहते हो तो माँ का कोई गुण धर्म होगा ना, लेकिन हम नहीं जानते। और किसी भी टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने किसी भी कृषि विज्ञान के इतिहास भूगोल में धरती के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। और अगर बोला गया तो सिर्फ इतना बोला गया कि ताकि धरती की फर्टिलिटी कम ना होने पाए। अब कैसे ना कम होने पाए कोई चर्चा नहीं। क्या होती है फर्टिलिटी, कैसे बनती है फर्टिलिटी, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। क्यों? तो आप कैसे जानेंगे? तो धरती माँ के ऊपर मैंने बीज बोया। अब ये बीज जब जमता है तो देखिए मैंने यहां लिखा था ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, आयरन, मोलिब्डेनम, ये कहां से लेता है? धरती से। और यहां जो लिखे थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कहां से लेता है? जलवायु से। तो धरती के बाद क्या फिर? जल, वायु। पहला प्राकृतिक खेती में पहला धरती को देखो, दूसरा जलवायु को देखो। अब यहां 2 शब्द हैं, क्लाइमेट, जलवायु। क्या होता है जलवायु? तो जल का मतलब है जलाशय, वायु का मतलब है जंगल। अगर आपके खेत के आसपास कहीं जलाशय है और अगर खेत की मेड़ों पर खूब पेड़ हैं तो आपकी जलवायु ठीक है। और ये जलवायु ठीक है तो ही धरती बनेगी। जलवायु का धरती की फर्टिलिटी से बहुत लेना देना है। अगर जंगल नहीं है तो मैंने बोला धरती बनती है जीवों और वनस्पतियों की बदौलत, और वनस्पतियां हैं नहीं। वनस्पतियां नहीं है तो जीव भी नहीं है। जीव कहाँ रहता है? अरे ये बताओ ना, अगर हमारे खेतों में पैदावार ना हो, किसी इलाके में वनस्पतियां उगनी बंद हो जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीव हूं ना, क्या करूंगा? वहां रहूंगा कि भाग जाऊंगा? भाग जाऊंगा। तो जहां वनस्पतियां नहीं होंगी वहां जीव कम हो जाएंगे। जैसे जैसे वनस्पतियां कम होती जाएंगी वहां जीव घटते चले जाएंगे। और हमने इतनी वनस्पतियां कम कर दी कि जीवों की संख्या, उदाहरण दे रहा हूं ना, चिड़िया कहाँ है, तितली कहाँ है, मधुमक्खी कहाँ है, केंचुआ कहाँ है? सारे जीव गायब हो गए क्योंकि वनस्पतियां नहीं है। तो पहला प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है धरती आपकी कैसी है, दूसरा जलवायु कैसी है, तीसरा क्या है? जैव विविधता। जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे आपने परपरागित फसल बोई और तितली मधुमक्खी नहीं है तो परागण की क्रिया नहीं होगी। अब आपने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा नाइट्रोजन इतनी डाला, फास्फोरस इतना डाला, पोटास इतना डालना, फिर एक कीड़ा आ जाएगा, कीड़ा मारने की दवा डालना, फिर घास भी मार देना। आपने खूब फर्टिलाइजर डाले, खूब कीड़े मारे, घास भी मारी, लेकिन मित्र क्रॉप आपकी बहुत अच्छी थी, बढ़ गई, फूल पर आ गई, लेकिन परागण करने वाले जीव नहीं हैं। तो परागण की क्रिया नहीं हुई तो पूरा का पूरा काम क्या था? ये पहले वाला जो हमने किया बेवकूफ़ी थी, हमारी पूरी बेवकूफ़ी थी कि परागण तो हुआ ही नहीं, तो क्या फायदा? तो 3 चीजें हैं, धरती, जल और वायु और बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए पूरी प्रकृति इसी में कवर हो गई। इस संसार में आप इसके अलावा अगर कुछ देखना चाहोगे तो कुछ भी नहीं है। 3 ही चीजों में आप पूरी दुनिया को देखेंगे, धरती, जल और वायु यानी कि जलाशय और जंगल, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब नाना प्रकार के जलचर, नभचर और थलचर। जल जलाशय में जलचर, वायु जंगल में नभचर और जमीन में क्या है? थलचर। धरती में थलचर, आकाश में नभचर, जलाशय में
इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जितनी खूबसूरत होगी हमारे जीवन में उतने ही आनंद होंगे। और हुआ क्या है रासायनिक खेती में? रासायनिक खेती में, मैकेनाइज्ड फार्मिंग में, आधुनिक खेती में क्या हुआ देखना। ये जलाशय जो था, जलाशय सो प्रधानी में आप देख रहे हैं ना, जितने सरपंच हुए जलाशयों में कब्जे हो गए, पट्टे कर दिए पैसा ले लेके। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने कहा नहीं चिंता मत करो, कुआं सूख गया है, चिंता मत करो, हम बोरिंग कर देंगे ना। तो बोरिंग करके पानी निकालना शुरू। इधर जंगल कट गए, उधर ये कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक दवा बेचने वाले, बनाने वाले आपको डराने लगे। और आज हम यहाँ आके खड़े हो गए और एक ही दुनिया में संदेश जा रहा है क्या, कि अगर पेस्टिसाइड, अगर फर्टिलाइजर बंद किए जाएंगे तो देश भूखों मर जाएगा, फिर देश कहाँ से खाएगा। बस ये बात कह के मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप जहर खा के मरना है, मतलब कसम खाइए मैं जिंदा जब तक रहूँगा जहर खाऊंगा, तो अस्पताल में मरोगे। हालात इतने खराब है मित्र, मरना तो हमको है। अगर चेत गए तो मेरी आने वाली पीढ़ियां आनंद का जीवन जिएंगे, और नहीं मरना तो है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। यानी कि मैं तो बेटा मर ही रहा हूं और तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा करके जा रहा हूं ना, कि मैं तो कुछ जी भी लिया, कुछ हंस भी लिया, तुम्हारे लिए मैं हंसने का एक अवसर भी नहीं छोड़ूंगा। तो प्राकृतिक खेती में क्या है, लालच नहीं है। ये होगी कैसे? हमको अपने दिमाग से लालच छोड़ देना है, क्योंकि मनुष्य को निर्देश है परमात्मा का कि आप इस बगिया के माली हैं, और हमारा लालच बगिया को लूटने में लग गया। मेड़ काट लो, पानी लूट लो, पेड़ काट लो, हिरन मार खाओ, कुत्ता मार खाओ, लोमड़ी मार खाओ, कौवा मार लो, कबूतर मार लो, खरगोश मार लो। जब हम परमात्मा की संपूर्ण कायनात को मारने ही लगेंगे तो हमको कौन बचाएगा? चूंकि मैंने फिर बोला कि धरती माँ आपको बचा रही है, ये पानी आपको बचा रहा है, ये जंगल आपको बचा रहे हैं, ये जलचर आपको बचा रहे हैं, थलचर आपको बचा रहे हैं, नभचर आपको बचा रहे हैं। सारी की सारी इकाइयाँ मनुष्य के कल्याण के लिए लगी हैं, लेकिन हम इतने अंधे हो गए हैं कागज के नोट के आगे कि हमको ये नहीं दिखता है।